ये टनल जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टनल नहीं बल्कि ये लिटरली समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। समंदर के बॉटम से भी 250 फीट नीचे बना ये 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इंजीनियर्स दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कंस्ट्रक्शन है। 13,000 वर्कर्स का एक साथ इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना और जमीन के ऐसे हिस्से में खुदाई करना जिसके ऊपर पूरे समंदर का वजन पड़ा हो। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से भरकर इंसान और मशीन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद खान और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, करीब 13,000 साल पहले आखिरी आइस एज जब खत्म हो रही थी तो इसने आज की इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी सेपरेशन की वजह बना समंदर का ये हिस्सा जिसको आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये काफी नैरो हो जाता है और यहीं पर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से 33 किलोमीटर ही दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कई जाने गंवाने के बाद बंद कर दिए गए थे क्योंकि शायद तब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी अपने उरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी तब एक मर्तबा फिर से इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था और वो था इंग्लैंड को मनाना। जी हाँ, इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया लेकिन वो इंग्लिश चैनल की सख्त कंडीशन ही थी जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने तो फ्रांस की एक कैले नामी गांव से एक अंडर वाटर टनल खोदने का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। खैर, हिटलर के मरने और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई। बिजनेस ग्रो करने लगा और हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे उन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 1986 में इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड में इस डिसीजन पर काफी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कई लोगों को इंग्लैंड की इस आइडियल सल्तनत पर बहुत फख्र था। कई महीनों की लंबी टॉक्स के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक अंडर सी बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया जिसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगी और दोनों टनल सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट होंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समंदर के नीचे करीब 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। आखिरकार ये तय पाया कि 10 इंजीनियरिंग फर्म्स इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कंस्ट्रक्ट करेंगी। चैनल टनल का डिजाइन बनाने से पहले ये जानना जरूरी था कि टनल में कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी और ये शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाया कि टोटल 3 टनल्स बनाए जाएंगे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवेज लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर कहले जबकि इंग्लैंड में फोक स्टोन पर दूसरा टर्मिनल होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी जिसमें से समंदर के नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर लंबा होगा। 1986 में जाकर फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का जिसको TBM भी कहा जाता है क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना था। इसी वजह से इस खास डायमीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था। पहले इस TBM मशीन को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हजारों मील दूर वाशिंगटन में इस खास मशीन को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी के सपोर्ट किया गया जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट है। कंप्लीट होने के बाद ये देव कामत मशीन 800 फुट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फुट होगा और इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड की कई सौ तेज धार ब्लेड लगे होंगे। इसमें लगी हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेल लेंगी। मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगा होगा जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक ले जाएगा और फिर ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी। पुरानी टेक्निक जिसमें
जिसमें पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था। इसके मुकाबले में ये मशीन डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी, पर ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरात भी लेकर आई। समंदर के बॉटम से 250 फीट नीचे बोरिंग के दौरान अगर कहीं से पानी लीक हो गया तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो सेकंडों में इंसान और मशीन दोनों को गरक कर देगा। सर्वे से मालूम पड़ा कि इंग्लैंड साइड के समंदर के नीचे चौक की लेयर मौजूद है जो पानी की लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी, पर फ्रेंच साइड पर समंदर के नीचे जमीन पर काफी क्रैक्स है जहां ये TBM काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अलग से एक नई TBM बनाने का फैसला किया गया जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। ये पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जितना वर्ल्ड वार 2 की सबमरीन कर पाती थी। जब ये मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई, जमीन से 200 फीट नीचे इसको पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसेंबल किया गया और एक एक पीस अलग से नीचे पहुंचाया गया। इसको जमीन के अंदर जाके दोबारा से असेंबल करना था, जिसमें कई महीने और लाखों डॉलर्स का खर्च लग गया। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली दोनों साइड पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। मिट्टी और पत्थरों के मलबे की इतनी ज्यादा क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में ये मशीन 750 स्क्वायर फीट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 2400 टन जितना मलबा जमा होता जा रहा था। इंग्लैंड वाली साइड पर इस मलबे को फोक्सटोन और डोवर के बीच में शेक्सपियर क्लिफ के नीचे डालकर सिम्फायर होवर नामी ये कंट्री पार्क बनाया गया था और इसी वजह से ये कोस्टल लाइन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। फ्रेंच साइड से इकट्ठा होने वाला मलबा कीचड़ की फार्म में था, जिसको सेंगेट के करीब फान पिगान वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। एक तरफ इतना ज्यादा मलबा टनल से बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ अंदर लेकर जाने वाला सामान भी काफी ज्यादा था। जैसे जैसे TBM बोर करता जा रहा था, इसी स्पीड से लोज रॉक और चौक की लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर इसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल की साइज जितने गोल कंक्रीट स्लैब्स फिट किए जा रहे थे। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। रीइंफोर्स्ड स्टील से बने चैनल टनल में करीब 7 लाख कंक्रीट के स्लेब्स इस्तेमाल हुए। इन स्लेब की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन के बराबर है, यानी ये टोटल इतना ही कंक्रीट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा, जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पर फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते गए और फिर महीने। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कब ये दोनों टनल आपस में मिलेंगे। लेकिन ये काम जितना देखने और सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों TBM अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेंगी तो जाहिर है दोनों टनल समंदर के नीचे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस मसले के सोल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था और दूसरा फ्रेंच मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्ट थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदल देती तो गाइडेंस सिस्टम में कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते थे। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन्स बंद कर दी जाएंगी और फिर अगली साइड पर एक स्टील रॉड भेजकर कंफर्म किया जाएगा कि वाकई दोनों टनल्स की पोजीशन एक्यूरेट है कि नहीं। 3 साल की लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार अब वक्त आ चुका था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया था और प्लान के मुताबिक एक स्टील रॉड भेजी गई। ऑलमोस्ट दोनों टनल्स की पोजीशन एक्यूरेट थी, सिर्फ इनमें 10 इंचेस का ही फर्क था, जो कि अलाउड लिमिट में ही आता है। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान
इम्तिहान था। दोनों TBMs में से एक को सुसाइड कराना बहुत ज़रूरी था। जी हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब लग चुके थे, यानी टनल का डायमीटर 50 फुट से कम होकर 46 फीट बचा था और TBM यानी बोरिंग मशीन का डायमीटर 50 फीट था। काम खत्म होने पर 50 फीट बड़ी मशीन 46 फीट के टनल में से वापस तो आ नहीं सकती। इसीलिए इस मसले का सलूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाली TBM पर। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ ले गए और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मूवमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच TBM आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच TBM को डिसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसेंबल तो इंग्लैंड TBM को भी किया जा सकता था, तो फिर इसको दफन क्यों किया गया? असल में बोरिंग मशीन को डिसेंबल करने में जितना खर्च हो रहा था, इससे कम खर्च में नई मशीन तैयार हो जाती। इसलिए कंपनी पहले देखती है कि इनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। इस बिना पर यह फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट्स के लिए एक दूसरे से फ्लैग एक्सचेंज किए। कई हजारों साल पहले ग्लेशियर की वजह से जुदा होने वाले फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली रकम को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 अरब पाउंड यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन की पीक पर चैनल टनल में 13,000 वर्कर काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स हादसाती तौर पर काम के दौरान मारे भी गए। इस टोटल प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज तकरीबन 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,000 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7,300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।